हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है या फिर हम बोले जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है इवोल्यूशन। तो इसके पिछले वीडियो में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और वो है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो है इवोल्यूशन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि इवोल्यूशन है क्या। तो जब भी हम बात करते हैं इवोल्यूशन की तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा इवोल्यूशन है वो हमारे ही किस्से और कहानियाँ हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हमारा पास्ट है। हम किस तरह से बने हैं, कहाँ से आए हुए हैं, ये सब क्या है इवोल्यूशन। लेकिन उसके पहले एक बात आती है, एक सवाल आता है कि क्या किसी ने इवोल्यूशन को होते देखा है। क्या आप में से किसी ने देखा है इवोल्यूशन के होते? तो आप बोलेंगे नहीं, हमने तो नहीं देखा है। तो ठीक इसी तरह से जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो लोग भी इवोल्यूशन को होते नहीं देखे हैं। यानी इवोल्यूशन जो है किसी ने भी इसको होते हुए नहीं देखा। इवोल्यूशन क्या, इसकी हिंदी है उद्विकास, यानी ये विकास होते किसी ने भी नहीं देखा है। तो अब हम ये सोचेंगे फिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये जो यूनिवर्स बना, अर्थ बनी, इसका कोई वीडियो है कि हाँ चलो ठीक है उसमें देख लेते हैं कि किस तरह से बना था। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप जो है एक बात याद रखना, जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में हमको जो है बहुत सारी थियरी पढ़नी होती हैं। यानी थियरी एक के बाद एक थियरी यहाँ पे आती जाएंगी। थियरी प्लस एविडेंसेस इक्वल इवोल्यूशन, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि जो हमारा इवोल्यूशन चैप्टर है यहाँ पे आपको बहुत सारी थियरी पढ़नी है और उसके एविडेंसेस पढ़ने हैं। यानी जब इवोल्यूशन हो चुका तो जब भी हमको मतलब इसको पढ़ने के बारे में हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आई होगी कि चलो ठीक है देखते हैं इवोल्यूशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले मतलब ये तो हम पढ़ते ही रहते हैं कि पृथ्वी आग का गोला था। तो हमारे साइंटिस्ट भी देखे होंगे कि पृथ्वी आग का गोला था। फिर उन्होंने सोचा होगा अगर मतलब कुछ आग का गोला है तो उस पर लाइफ कैसे आ सकती है। तो इस तरह से उन्होंने अपना इमेजिनेशन यूज किया होगा, मतलब कुछ कल्पना की होगी कि इस तरह से मतलब इवोल्यूशन हुआ होगा। तो जो उनके दिमाग में आया उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया और अगर जो उन्होंने बोला और वो एक्सपेरिमेंट उस बात को प्रूव कर दिया तो हम उसी को एक थियरी नाम दे दिए कि ठीक है मतलब अगर मतलब इस तरह से ये चीज़ें हुई होंगी, फिर उसको हम बोल देते हैं कि ये हमारा एक थियरी हो गया कि इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इवोल्यूशन। हाँ, इसके पहले आप जो है याद रखना, इवोल्यूशन में थियरी भले ही बहुत ज़्यादा हों, एविडेंसेस बहुत ज़्यादा हों, चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, लंबा चैप्टर भी है, पर याद रखना ये बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ना है और आपको इवोल्यूशन चैप्टर ख़त्म होने तक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर कोई बोलता है इवोल्यूशन क्या है, आप एक बार में पूरा बताते चले जाएंगे कि इवोल्यूशन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, आप सब कुछ बता सकते हैं। इतना आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इवोल्यूशन जो है यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं चैप्टर का कि हमको यहाँ पे डिस्कस क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा यूनिवर्स कैसे बना, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है। सबसे पहले हमको यहाँ पे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देखनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारा यूनिवर्स बना तो वहाँ से फिर हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। जब हमारी जैसे यूनिवर्स आया, अर्थ बनी, अब उस अर्थ पे लाइफ कैसे आई, फिर यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि फर्स्ट सेल कैसे बना, यानी लाइफ क्या है, मतलब हम देखते हैं ना सेल अभी हमने डिस्कस किया, मतलब सेल हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेल में हमने क्या देखा, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वही है मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम ये देखेंगे कि फर्स्ट सेल की ओरिजिन कैसे हुई, फर्स्ट सेल कैसे बना। तो यहाँ पे जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी थियरीज आती हैं। अभी हम केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है पूरे चैप्टर में। तो थियरी आप देखेंगे, थियरी ऑफ इटर्निटी, थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थियरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, थियरी ऑफ पैंसपर्मिया या फिर थियरी ऑफ कॉस्मोजोइक एंड थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, जो कि सबसे ज़्यादा
एक्सेप्टेड थियरी थी, थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये सारी थियरी आपको पढ़नी है, इसको जो है हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए उसके बाद हमको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी स्पीसीज की उत्पत्ति कैसे हुई, और इसी को हम एक नाम देते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अगर कोई बात करता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या है, यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो देखिए जब हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ह्यूगो डी व्रीज। यहाँ पे हमको 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है, इन्होंने क्या क्या बोला था वो सारे पॉइंट हमको यहाँ पे डिस्कस करने होंगे। उसके बाद जो भी थियरीज आती हैं तो आप देखेंगे कि जब किसी ने कोई थियरी दिया तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि मतलब यहाँ पे ये चीज़ें रह गई, ये ऐसे होना चाहिए था। तो वहाँ पे मतलब उस थियरी का एक नया रूप आता है, जहाँ पे हम बोलते हैं नियो लैमार्किज्म, नियो डार्विनिज्म, इस तरह से। तो ये सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, जब भी कोई थियरी आ रही है तो वो थियरी हम मानेंगे कब, जब हमको उस थियरी का कोई एविडेंसेस मिलेगा, यानी उसके बात को प्रूव करने का कुछ साक्ष्य मिलेगा। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पैलियोंटोलॉजिकल, यानी जिसको हम जीवॉस में बोल देते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके बाद एडॉप्टिव रेडिएशन, बायोकेमिकल एविडेंसेस एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, देन वेस्टिजियल ऑर्गन एविडेंसेस, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ पे ये सारे एविडेंसेस हमको पढ़ने हैं, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हाँ मतलब इवोल्यूशन इस तरह से हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, यानी जो स्पीसीज बनता है किस तरह से बनता है, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, जहाँ पे हम जीन पूल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब जो है डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करना है टाइमलाइन फॉर ओरिजिन, जिसको हम बोल रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देन उसके बाद आता है ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमको इस इवोल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अब यहाँ पे हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। तो आज की वीडियो में जो हमारा टारगेट है वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो आज हम यूनिवर्स बनाएंगे, अर्थ बनाएंगे, अर्थ पे लाइफ किस तरह से आई, ये सारी चीज़ें आज हमको इस वीडियो में जो है कवर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी बात आती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, तो यहाँ पे एक थियरी दिया गया और उसका नाम है बिग बैंग थियरी। तो सबसे पहले जो यूनिवर्स है, मतलब अभी हम यूनिवर्स के बारे में देख रहे हैं, तो जो यूनिवर्स होता है यहाँ पे बहुत सारी मेनली मतलब गैलेक्सी प्रेजेंट होती हैं। और गैलेक्सी जो होता है वो किसका बना होता है, स्टार्स प्लस गैसियस क्लाउड प्लस डस्ट। ये आप याद रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, कभी कभी पूछ लेता है कि गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ किसका। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, गैलेक्सी जो है वो स्टार्स, गैसियस क्लाउड और डस्ट की बनी होती है। और ये गैलेक्सी पाई कहाँ जाती है, हमारे यूनिवर्स में। तो अभी हम ये इवोल्यूशन नहीं देख रहे हैं कि यूनिवर्स कैसे बना, अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सी होती हैं, और गैलेक्सी जो है वो स्टार्स, गैसियस क्लाउड, डस्ट का जो है मिक्सर होता है। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए बिग बैंग थियरी दी गई थी बिग बैंग के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ट्राई टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी इन्होंने ट्राई किया ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को बताने की। तो इन्होंने बताया क्या, ये देखिए, ये पूरा एक सीक्वेंस है। तो देखते चलिए। 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बिलियन ईयर एगो एक क्या था, एक सिंगल पॉइंट था। और क्या हुआ, वो जो सिंगल पॉइंट था उसमें ब्लास्ट हुआ या फिर एक्सप्लोजन हुआ। जो सिंगल पॉइंट था उसमें एक्सप्लोजन हुआ, और इस तरह से जो है वो कई सारे खंड में टूट गया। यानी फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड मीन्स क्या बोलते हैं, उसका फैलाव, उसका विस्तार हुआ। तो देखिए फ्रेंड, जब भी कोई चीज़ एक सिंगल पॉइंट है यानी कंडेंस है, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन जब वो धीरे धीरे फैलेगा, एक्सपेंड होगा, तो उसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होगा। तो अभी हमने क्या बताया, 20 बिलियन ईयर एगो एक सिंगल पॉइंट था, उसमें ब्लास्ट हुआ, और फिर जब ब्लास्ट हुआ तो ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बट गया। फिर वो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, यानी एक्सपेंड हुआ ये। तो जब ये एक्सपेंड हुआ तो टेम्परेचर डिक्रीज ड्यू टू एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ,
हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम लेटर। जब ये एक्सपेंड हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो क्या हुआ, यहाँ पे दो गैसेस बनी, एक है हमारा हाइड्रोजन, एक है हीलियम। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड आफ्टर सम टाइम, देन जब यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन और हीलियम बना तो क्या हुआ, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने काम किया और ये जो गैसेस थी हमारे हाइड्रोजन हीलियम, ये क्या हो गई, कंडेंस हो गई। कंडेंस मीन्स क्या होता है, जैसे देखिए इस तरह से कोई चीज़ है, अब ये एकदम इस तरह से पास पास आ जाए, यानी कोई चीज़ फैला हुआ है वो पास आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि वो कंडेंस हो गया, यानी संघनित हो गया। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हीलियम था वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से गैसेस जो है वो कंडेंस हो गई और उन्होंने क्या फॉर्म किया, स्टार्स एंड गैलेक्सी, यानी गैसेस कंडेंस टू फॉर्म स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो इस तरह से हमारा यूनिवर्स बना। सबसे पहले जो है एक सिंगल पॉइंट था, 20 बिलियन ईयर एगो की बात है कि एक सिंगल पॉइंट था, उसमें जो है ब्लास्ट हुआ, फिर धीरे धीरे वो एक्सपेंड किया और जब एक्सपेंड किया तो एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो गया। देन उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम दो गैसेस फॉर्म हुई और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस कंडेंस हो गई और कंडेंस होके इसने क्या, इन्होंने मतलब ये जो गैसेस हैं इसने क्या बनाया, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। तो इस तरह से जो है गैलेक्सी और स्टार जो है वो बन गए। अब यहाँ पे देखिए मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे अब गैलेक्सी बने तो उसी तरह से मिल्की वे गैलेक्सी भी बना। अब ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, तो हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो हमारा अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी में है, तो वो है फ्रेंड्स मिल्की वे गैलेक्सी में। यानी जब ये स्टार्स और गैलेक्सी बने हैं तो बहुत सारे गैलेक्सीज, बहुत सारे स्टार्स बने होंगे, तो उसी में से एक गैलेक्सी था जिसका नाम था मिल्की वे गैलेक्सी। तो इन दिस गैलेक्सी 4.5 बिलियन ईयर एगो, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं 4500 मिलियन ईयर एगो अर्थ फॉर्म्ड या फिर ओरिजिनेट। तो ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ से अभी आपसे क्या क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा कि अर्थ जो फॉर्म हुई या ओरिजिनेट हुई वो कब हुई। तो याद रखना 4.5 बिलियन ईयर एगो, यहाँ पे आपसे दोनों ही पूछा जा सकता है, या तो बिलियन या तो मिलियन। तो याद रखना आप 1000 मिलियन इक्वल 1 बिलियन। तो अगर आपसे कभी भी वो बिलियन या मिलियन दोनों में पूछ सकता है तो ध्यान से देख लेना ऑप्शन में बिलियन है या फिर मिलियन। तो जो हमारी गैलेक्सी है इसमें अर्थ भी धीरे धीरे ओरिजिनेट हुआ और कब हुआ, 4.5 बिलियन ईयर एगो या फिर 4500 मिलियन ईयर एगो। यहाँ से ये एक क्वेश्चन जो है अभी निकल के आता है। या फिर कभी कभी ये पूछ लेता है कि H2 और H यानी जो हाइड्रोजन हीलियम गैस है वो मतलब सबसे पहले कौन सी गैस बनी थी, इस तरह से जो है पूछा जा सकता है। अब ये देखिए ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, यानी हमारा अर्थ जो है मिल्की वे गैलेक्सी में फॉर्म हो गया, ओरिजिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा अर्थ था इस पे एटमॉस्फेयर कैसे बना ये हमको देखना है। ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा इस तरह से अर्थ है, तो यहाँ पे जो है मोल्टेन अर्थ, मोल्टेन मीन्स बोल सकते हैं कि कुछ द्रवित, इस तरह से उसकी हिंदी है। तो मोल्टेन अर्थ था। मोल्टेन अर्थ में यहाँ पे क्या क्या था, ये सारी चीज़ें याद रखते चलना। सबसे पहले जब हमारा अर्थ बना तो मोल्टेन अर्थ था और वहाँ पे था, वहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें थी, अमोनिया था, मीथेन था, वाटर वेपर था और कार्बन डाइऑक्साइड था। तो ये चार चीज़ें थी जब हमारा जो इनिशियल अर्थ था, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थी, अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए ये जो वाटर है ऑन H2O UV एक्ट एंड ब्रेक इट इनटू H2 एंड O2। जब ये मतलब जैसे देखिए इस तरह से ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे मतलब NH3 H2O इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे UV रेज जो है आई वो H2O पे एक्ट की, यानी उस पर उससे रिएक्शन की और उसको क्या कर दी, दो भाग में तोड़ दी, H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको तोड़ दी। अब उसके बाद क्या हुआ, H2 इज लाइट, यानी जो H2 होता है वो लाइट गैस होती है, हल्की गैस होती है, जिसके वजह से ये एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और ये जो O2 है, ये जो O2 है ये जो है यहाँ पे CH4 और अमोनिया से आके कंबाइन कर लेता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो मोल्टेन अर्थ था यहाँ पे अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड था। अब ये जो वाटर था इस पर UV रेज ने एक्ट किया और वाटर को H2 प्लस O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ दिया। अब जो H2 है ये एक लाइट
गैस है, तो इस वजह से ये एटमॉस्फेयर में चली गई और जो O2 है इसने ये जो मतलब अमोनिया और मीथेन है इससे कंबाइन कर लिया। तो जब मीथेन और अमोनिया ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो फिर से यहाँ पे क्या बन गया, फिर से वाटर बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस वाटर यानी फिर से वाटर बन गया। अब फिर से वही रिपीट हुआ, फिर से इस वाटर पे यूवी रेज ने एक्ट किया और ये प्रोसेस जो है चलता गया चलता गया चलता गया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब H2O फॉर्म हुआ तो H2 प्लस O2 फिर से ये टूट गया और जो H2 है वो एटमॉस्फेयर में चला गया और फिर से O2 जो है वो कंबाइन कर लिया। इस तरह से जब ये प्रोसेस रिपीट हुआ, उसके बाद यहाँ पे ओजोन फॉर्म अकर एंड टेम्परेचर डिक्रीज, और उसके बाद यहाँ पे ओजोन का लेयर बनना स्टार्ट हुआ। और जब ओजोन का लेयर बना तो यहाँ पे मतलब ये कुछ टेम्परेचर को रोक के रखेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होता गया और जो H2O था, जो वाटर था, फॉल इन फॉर्म ऑफ रेन। और ये जो H2O था जो बार बार बन रहा था CH4 प्लस ऑक्सीजन NH3 प्लस ऑक्सीजन की वजह से, वो क्या हुआ, अब बारिश के रूप में नीचे गिरा और फॉर्म हुआ हमारा ओशन यानी समुद्र बना। अब ये जो समुद्र बना उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर, यानी जो जैसे हम पढ़ते हैं ना हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इस तरह से। तो सबसे पहले हमारा क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोस्फीयर। तो जब हाइड्रोस्फीयर फॉर्म हुआ यानी जब जल आया धरती पे तो वहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुई और फर्स्ट सेल इवॉल्व हुआ। लाइफ इवॉल्व हुई का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेल जो है वो कहाँ पे इवॉल्व हुआ, पानी में। तो अगर आप इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑक्सीजन जो है अब्सेंट था, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे अब्सेंट था और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था और यहाँ पे वोल्केनिक स्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान ज्वालामुखी ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इनिशियल कंडीशन में थी। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इनिशियल कंडीशन में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट था या नहीं, तो नहीं, जो ऑक्सीजन था वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या था, अब्सेंट था, वो प्रेजेंट नहीं था। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है यानी जो हमारा इन्वायरमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से इवॉल्व हुई। तो चलिए देखिए, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करने का ये मतलब कि हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आखिर में ये सेल कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि हमारा जो हाइड्रोस्फीयर बना उसके बाद यहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुई, इसका मतलब फर्स्ट सेल इवॉल्व हुआ। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि जब ये हाइड्रोस्फीयर बना तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेल कैसे इवॉल्व हुआ, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली आपसे ये बोले कि जब जल बना तो फिर लाइफ बन गया, आप बोलेंगे इसका क्या मतलब कि जल बना तो लाइफ बन गया, आखिर ये लाइफ जल में बना कैसे। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ में। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ सेल इवॉल्व, यानी ये सेल कैसे इवॉल्व हुआ। वी हैव डिफरेंट थियरी, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में हम बहुत सारी थियरीज यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस थियरी आर सपोर्टेड और रिजेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंट, और जितनी भी ये थियरी दी गई हैं उनको मतलब ऐसे ही सपोर्ट नहीं किया गया, कुछ को सपोर्ट भी किया गया, कुछ को रिजेक्ट भी किया गया। लेकिन जैसे कोई भी कुछ बोलता है तो हम उसको करके देखेंगे कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो कहाँ तक मतलब किस हद तक सही है। तो जो भी किसी ने भी जो कुछ कहा उसका एक्सपेरिमेंट किया गया कि इनका बात जो ये मतलब बोल रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। तो वही बोला जा रहा है कि दिस थियरी आर सपोर्टेड और रिजेक्टेड बाय एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले ये छोटी छोटी सी थियरी हैं, इनको हमको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो थियरी ऑफ इटर्निटी, जो थियरी ऑफ इटर्निटी है ये बताता है कि लाइफ कांट बी क्रिएटेड, इट इज़ प्रेजेंट सिंस बिगिनिंग। यानी थियरी ऑफ इटर्निटी ये बोलता है कि लाइफ को तो क्रिएट ही नहीं किया जा सकता, लाइफ तो शुरू मतलब बिगिनिंग से ही है, शुरुआत से ही है, मतलब बस एज इट इज ऐसे ही बन गया है, ऐसा कुछ इन्होंने कहा। और आप खुद सोचिए, जिसका मतलब जिस बात का ना कोई एविडेंस है ना कुछ है, उसको कोई कैसे जो है एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनका ये जो स्टेटमेंट था, इनकी जो ये थियरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, यानी जो ये थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म है, यहाँ पे ये बताया गया
ये थियरी दी गई थी क्यूवियर के द्वारा। इन्होंने बोला कि लाइफ विल बी डिस्ट्रॉय बाई सम कैलामिटी। इन्होंने ये बताया कि मतलब जैसे अभी जो लाइफ है ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसके बाद फिर से इस पे जो है लाइफ इवॉल्व हो जाएगी, फिर से कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इन्होंने मतलब बस यही कहा कि लाइफ जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फिर बन जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म ये बोलता है कि लाइफ विल बी डिस्ट्रॉय बाय सम कैलामिटी। तो ये जो है आप एक हल्का सा आइडिया याद रखना, बाई चांस पूछ ले तो आपको पता हो। उसके बाद हमारा जो थियरी है वो है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ये दिया गया था फादर शोरेज के द्वारा। तो याद रखना, सपोर्टेड बाय रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल टेक्स्ट। यानी ये जो थियरी ऑफ स्पेशल, जैसे आप देखिए नाम से ही स्पष्ट है, स्पेशल क्रिएशन, स्पेशल यानी विशेष निर्माण, इस तरह से। तो इसके बारे में 3 पॉइंट आपको याद रखना है। जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, सबसे पहले उन्होंने बोला ऑल लाइफ फॉर्म क्रिएटेड एज सच यानी जैसे के तैसे। मतलब ये जो जितनी भी लाइफ बनी हुई है ये ऐसे ही बन गई है, ये ऐसे ही बन गई, यानी कोई दैवीय शक्ति या ऐसा कुछ। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके नाभि से कभी कभी फोटोज में दिखाया जाता है कि उनके नाभि से कुछ चीज़ें निकल रही हैं, ऐसे इस तरह से, मतलब ओरिजिन दिखाया जाता है। तो कुछ यही है मतलब थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि रिलीजियस यानी धर्म और माइथोलॉजिकल टेस्ट पे जो है वो बिलीव करता है। तो इसने ये बोला कि ऑल लाइफ फॉर्म क्रिएटेड एज सच, जितनी भी लाइफ फॉर्म है वो ऐसे के ऐसे ही बन गई, मतलब अचानक से इवॉल्व हो गई, स्पेशल क्रिएशन हुआ उनका। और इन्होंने सेकेंड पॉइंट ये बोला कि डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म नॉट चेंज। जो लाइफ फॉर्म है उसमें उसकी डाइवर्सिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट ये था कि अर्थ इज 4000 ईयर ओल्ड। यानी इन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है वो केवल 4000 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा नहीं है, अर्थ तो 4.5 बिलियन ईयर एगो जो है ओल्ड है। तो ये भी जो है ये 3 पॉइंट जो है स्पेशल क्रिएशन के थे, तो इसको याद रखना। और ये जो थियरी है ये रिजेक्ट कर दी गई डार्विन के द्वारा। डार्विन रिजेक्टेड दिस थियरी, एविडेंसेस कम फ्रॉम हिज वॉयज टू गैलापागोस आइसलैंड। तो ये जो गैलापागोस आइसलैंड है इसके बारे में हम नेक्स्ट मतलब आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि लाइफ फॉर्म्स शेयर सिमिलरिटी विथ लाइफ फॉर्म्स विच इज प्रेजेंट नाउ और एग्जिस्टेड अर्लियर। इन्होंने ये बताया कि अभी जो लाइफ है और जो पहले लाइफ था, अगर मतलब दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, यानी जो लाइफ आज बनी है वो पहले से जो लाइफ थी उसी से बनी है। लेकिन जो थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था, इन्होंने तो बोला इनकी डाइवर्सिटी में कोई चेंज ही नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए दिस मीन्स लाइफ फॉर्म शो चेंज, और इसका मतलब ये है कि लाइफ फॉर्म जो है वो चेंज शो करता है। एंड 4000 ईयर आर वेरी स्मॉल फॉर सच चेंज। यानी जो मतलब पहले जब शुरुआत में इवोल्यूशन में जो भी था उस समय से अब के समय तक काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो मतलब ये जो चेंज आ रहा है ये इतना आसान नहीं है कि केवल 4000 साल में ये हो जाए, मतलब इसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। वही ये बोल रहे हैं कि दिस मीन्स लाइफ फॉर्म सो चेंज। अगर मतलब पहले जो लाइफ थी अब की जो लाइफ में दोनों में बहुत काफ़ी डिफरेंस है, यानी पहले के लाइफ से ही ये लाइफ बनी हुई है। लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये 4000 साल बहुत कम है इस चेंज को होने के लिए। नेक्स्ट आता हमारा थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो याद रखना थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर एबायोजेनेसिस, इसी का एक और नाम है ये दिया गया था एनेक्सीमेंडर एंड एरिस्टोटल के द्वारा। इन्होंने क्या बताया, ये मतलब कोई सा कुछ चीज़ है यहाँ पे जो है नॉन लिविंग यानी ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एबायोटिक, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर एबायोटिक। और इन्होंने बोला कि फ्रॉम दिस लाइफ इवॉल्व स्पॉन्टेनियसली। जैसे हम ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को कुछ दिन तक ऐसे ही मतलब भूसे में दबा के रख दिया जाए तो वहाँ से चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये तो यही हुआ थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी एबायोजेनेसिस। लाइफ इवॉल्व स्पॉन्टेनियसली, मतलब ऐसे ही लाइफ जो है ऑटोमेटिक इवॉल्व हो गई। तो ये था हमारा थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो ये जो थियरी है थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस,
इसको प्रूव करने के लिए कि मतलब ये सही है या फिर गलत, प्रूव नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मतलब ये सही है कि गलत, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पे 3 एक्सपेरिमेंट किए गए। एक था रेड्डी का एक्सपेरिमेंट, एक था सेलेंजिनी का स्पेलेंजली का, और एक था हमारा पोस्चर का। तो फ्रेंड्स कभी कभी जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेड्डी, स्पेलेंजली और पोस्चर जो थे इन्होंने थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस दिया था। नहीं, ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। रेड्डी, स्पेलेंजली और पोस्चर ने जो है जो थियरी दिया था उसका नाम था थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन्होंने तो एबायोजेनेसिस को रिजेक्ट किया था। किस तरह से रिजेक्ट किया था ये हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए जो रेड्डी थे इन्होंने मतलब इस तरह से 3 पॉट ले लिए, उसके बाद यहाँ पे ABC इस तरह से अलग अलग नाम इनका रख दिया। ये जो है ओपन है, यहाँ पे पार्चमेंट पेपर से इसको ढक दिए और यहाँ पे इसको मसलिन क्लॉथ से जो है ढक दिए। उसके बाद यहाँ पे कूल्ड मीट जो है रख दिया। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओपन था वहाँ पे लाइफ कम फ्रॉम आउटसाइड, इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो यहाँ पे उन्होंने खुला छोड़ दिया था वहाँ पे लाइफ तो इवॉल्व हो गई, लेकिन जो पार्चमेंट से या फिर मसलिन क्लॉथ से ढक के रखे थे यहाँ पे नो लाइफ इवॉल्व, यहाँ पे कोई भी लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ। तो इन्होंने ये बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चीज़ स्पॉन्टेनियसली यानी ऑटोमेटिक हो जाए। तो वही इन्होंने बताया कि मतलब वैसे तो यहाँ भी लाइफ इवॉल्व हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में ने ये प्रूव किया कि मतलब ऑटोमेटिक तो लाइफ नहीं बनेगी। उसके बाद स्पेलेंजनी ने क्या किया, स्पेलेंजनी प्लस वेजिटेबल ब्रोथ लिया। इन्होंने क्या किया, इसको ओपन छोड़ दिया और यहाँ भी क्या हुआ, लाइफ इवॉल्व हुआ। यानी कहीं ना कहीं ये बात तो हो रही है कि जो लाइफ है वो आउटसाइड यानी बाहर से आ रही है। अब बाहर से किस तरह से आ रही है इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोस्चर इन्होंने क्या लिया, प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क लिया। इसका जो डायग्राम था वो कुछ सॉनिक मतलब इसी में जुड़ा होना चाहिए था इसको, ऐसे ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, कोई बात नहीं, इस तरह से याद रखना। इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क लिया था, कभी कभी ये भी जो है आता है नाम सुनने में, तो याद रखना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या क्या लिया था ये याद रखना। इन्होंने सिरप शुगर लिया और ईस्ट एक्सट्रैक्ट लिया, यानी दोनों को इसमें जो है रख दिया। अब इसको जो है इन्होंने तो ऐसे ही इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, यानी ये जो यहाँ पे स्वान नेक ग्लास है, ये जो इसका पार्ट है इसको यहाँ से तोड़ दिए। तो ये जो तोड़ा हुआ भाग है यानी वो खुला है, यानी वो खुल गया। तो यहाँ पर तो लाइफ इवॉल्व हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्वान नेक या फिर यह शेप ओनली स्टराइज्ड एयर इंटर, यहाँ पे केवल मतलब ऐसा एयर इंटर कर सकता था जो कि स्टरलाइज्ड हो। स्टरलाइज्ड हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस ना हो उसी को हम बोलते हैं स्टरलाइज्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या बताया, ओमनिस वाइबम इक्स वाइबो। आप जो है इसको उससे मत कंफ्यूज होना, ओमनी सेलुला ई सेलुला वो जो है हमारा सेल थियरी में आता है, लेकिन ये है हमारा वोमिनिस वाइबम इक्स वाइबो। इसका मतलब ये है कि लाइफ इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कोई तो लाइफ है और उस लाइफ से जो है नेक्स्ट लाइफ जो है वो स्टार्ट हो रही है, यानी लाइफ इवॉल्व फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो जो ये स्पेलेंजनी थे और जो रेड्डी थे और जो पास्चर थे, इन्होंने सपोर्ट किया थियरी ऑफ बायोजेनेसिस को और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कौन सी थियरी, थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस। तो इसको जो है आप याद रखना। लेकिन इन्होंने ये तो बताया कि जो लाइफ इवॉल्व हो रही है वो पहले से ही बनी हुई लाइफ से इवॉल्व हो रही है, यानी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से इवॉल्व हो रही है। लेकिन ये इस बात को बताने में असमर्थ थे कि फर्स्ट सेल कैसे बना। इन्होंने तो ये बता दिया कि जो है लाइफ पहले से मौजूद लाइफ से आ रही है, पर इन्होंने ये नहीं बता पाया कि फर्स्ट सेल इवॉल्व कैसे हुआ। तो इन लोगों के थियरी में ये कमी रह गई कि फर्स्ट सेल इवॉल्व कैसे हुआ, यानी अभी तक हमारा सर्च पूरा नहीं हुआ कि आखिर ये फर्स्ट सेल आया कहाँ से। तो आगे देखिए आप, नेक्स्ट थियरी क्या है, थियरी ऑफ पैंसपर्मिया। थियरी ऑफ पैंसपर्मिया की जब आप बात करेंगे तो आप इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मोजोइक थियरी, और ये दिया गया था रिटर या फिर हेल्महोल्ट्ज के द्वारा।
तो देखिए फ्रेंड्स, थियरी ऑफ पैंसपर्मिया क्या बोलता है कि लाइफ ऑन अर्थ एंड अदर प्लेनेट ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ स्पोर फ्रॉम आउटसाइड। इन्होंने ये बोला कि मतलब जैसे थियरी ऑफ पैंसपर्मिया ये बोलती है कि जो अलग अलग गैलेक्सी जैसे फॉर्म हुई, अलग अलग प्लेनेट जो फॉर्म हुआ, तो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे कोई स्पोर अचानक से आया और फिर जो है उसके थ्रू जो लाइफ है वो फॉर्म हो गई। यानी जैसे जिसको हम एलियन बोलते हैं, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि एलियन होते हैं, तो मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि एक जैसे इस प्लेनेट, जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, इस पे हम लोग रह रहे हैं। अब अगर हम किसी और प्लेनेट पे चले जाएं तो वहाँ पे हम जाएंगे, रिप्रोडक्शन होगा, लाइफ इवॉल्व होगी, इस तरह से। तो इसी तरह समझिए कि इन्होंने मतलब ये बोल रहे हैं कि लाइफ ऑन अर्थ एंड अदर प्लेनेट, ये अर्थ के साथ साथ अदर प्लेनेट की बात भी कर रहे हैं कि ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ स्पोर फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से कोई स्पोर आया और इस तरह से जो है लाइफ इवॉल्व हो गई। फॉर लॉन्ग टाइम दिस थियरी वॉज एक्सेप्टेड, और इस थियरी को बहुत लंबे समय तक लोग मानते गए कि हाँ इस तरह से जो है लाइफ फॉर्म हुआ है, कोई स्पोर आया है और उसके थ्रू जो है लाइफ इवॉल्व हुई है। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या था, इसकी कमियां क्या थी? इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लाइफ टू कम फ्रॉम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट ऑन अर्थ। जैसे हम देखते हैं कि जब भी हमारे अर्थ में जो मीटेओरॉइड होते हैं, जब वो टूटते हैं, यानी जो उल्कापिंड होते हैं, वो आते आते क्या होते हैं, जब मतलब जल जाते हैं। मतलब ये जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही हॉस्टाइल है, बहुत ही खतरनाक है। जब मीटेओरॉइड वहाँ पे आते आते जल जाते हैं, तो इस तरह से जब कोई भी चीज़ बाहर से आएगा तो वो तो हमारे जो है मिडिल एटमॉस्फेयर में तो जल जाएगा। तो क्या बोला लोगों ने कि जो हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है हमारा, कोई भी चीज़ बाहर से आ पाना इतना आसान नहीं है, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है कि लाइफ जो है कहीं दूसरे प्लेनेट से इस प्लेनेट पे आ पाए। तो ये था थियरी ऑफ पैंसपर्मिया। उसके बाद आता है यहाँ पे थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी था और सबसे इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से हमको पता चलेगा कि आखिर फर्स्ट सेल इवॉल्व कैसे हुआ। तो देखिए ये हीरो क्या है। हीरो एक ट्रिक है फ्रेंड्स, जो कि ये मतलब एक बार पूछा हुआ है कि ओपेरिन और हेल्डेन, जो केमिकल इवोल्यूशन था ये ओपेरिन एंड हेल्डेन के द्वारा दिया गया था। जो ओपेरिन थे ये रसिया के रहने वाले थे, जो हेल्डेन थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो आपको इस तरह से याद रखना है, जैसे एच है और ई है, यानी जो हेल्डेन थे वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और जो ओपेरिन थे वो रसिया के रहने वाले थे। इस तरह से आप जो है याद कर लेना हीरो से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिया। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने ये बताया जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वो हुआ है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, और ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। और इस समय भी मतलब उस समय इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग था, यानी ऑक्सीजन जो था वो एब्सेंट था, टेम्परेचर हाई था, वोल्केनिक स्टॉर्म था। तो अब हम एक बार इसको देखते हैं फिर से। सबसे पहले क्या था हमारा, मोल्टेन अर्थ था। तो ये जो मोल्टेन अर्थ था, यानी मोल्टेन मीन्स हम बोल सकते हैं द्रवित। द्रवित मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, कोई चीज़ जो लिक्विडी स्टेट में हो। तो देखिए फ्रेंड, जब कोई चीज़ लिक्विडी स्टेट में है, जब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पाई जाएंगी, जैसे हम यहाँ पे एक पानी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो पानी है, जब भी आप उसमें बहुत सारी चीज़ें डालेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि उसके तली में जाके बैठ जाएंगी, उसके सरफेस पे जाके बैठ जाएंगी। और ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो भारी होंगी, जो भारी होंगी वो जाके उसके सरफेस पे बैठ जाएंगी। कुछ जो उससे हल्की होंगी वो बीच में तैरेंगी, कुछ जो बहुत ज़्यादा हल्की होंगी वो वाटर के सरफेस पे यानी ऊपर बिल्कुल तैरेंगी। तो इस तरह से हमारा जो है अर्थ था। तो अर्थ में कुछ जो है एलिमेंट थे जो कि इसके बिल्कुल ऊपरी सतह पे पाए जाते थे। यहाँ पे आप याद रख लेना, चोन यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसके बीच में जो है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और इसके सेंटर में जो पाया जाता था वो था Fe यानी आयरन, जो कि सबसे हैवी मेटल होता है। तो इस तरह से जो है हमारे अर्थ पे क्या हुआ, ये जो भारी एलिमेंट थे वो जाके अर्थ के बीच में जमा हो गए, और इसी से हम बोलते हैं कि हमारा लिथोस्फीयर बना, यानी स्थल मंडल।
तो स्थल मंडल बना। हाइड्रोस्फीयर यानी ओशियन कैसे बना ये तो हम देख ही लिए। हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना ये भी हम देख लिए। तो अब हमारे अर्थ पे क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर भी है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है। तो अब अभी हमने क्या देखा, जब ओशियन बना तो वहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुआ। लाइफ इवॉल्व हुआ यानी सेल इवॉल्व हुआ। तो किस तरह से हुआ ये हमको यहाँ पे देखना है। तो जब ये हमारा जो मतलब लिथोस्फीयर बना यानी ओशियन बना, तो इस ओशियन में क्या था, मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था। ये सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अब इस ओशियन में बहुत सारे एलिमेंट हो गए जैसे मीथेन, अमोनिया, ये सब। तो इसको हम बोल रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इससे जो है बन रहा है हमारा सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या क्या आता है हमारा, अमीनो एसिड, शुगर, पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इस बात को जो है प्रूव सपोर्ट किया गया मिलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मिलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया गया। इसका क्या मतलब कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसी से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना है। ये बात जो है प्रूव किया गया, सपोर्ट किया गया मिलर एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो हमने आपको क्या बताया, मोल्टन अर्थ था हमारा, तो उसमें एटमॉस्फेयर बना, हाइड्रोस्फीयर बना, लिथोस्फीयर बना। अब ये जो हाइड्रोस्फीयर था, जो ओशियन था, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट थे जिसको हम बोल रहे हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इससे बन रहा हमारा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अमीनो एसिड, शुगर, पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है अब बन चुकी हैं। तो यहाँ पे जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, ये अमीनो एसिड, शुगर्स वगैरह, यहाँ पे रिएक्शन हुआ। जब इनके बीच में आपस में रिएक्शन हुआ तब यहाँ पे क्या बना, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्म हुई। और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म। देखिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में रिएक्शन जब हुआ तब यहाँ पे क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म। और इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप, इसको आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। या फिर इसी को हम एक और नाम दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक सूप। प्रीबायोटिक सूप इसको किसने नाम दिया, हेल्डेन ने। इसको जो है आप याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सारी चीज़ें थी इसका कुछ एग्रीगेशन फॉर्म हुआ, यानी ये इस तरह से इकट्ठा हो गई। सम एग्रीगेशन फॉर्म फ्रॉम प्रीबायोटिक सूप। ये जो प्रीबायोटिक सूप था जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे कुछ एग्रीगेशन जो है वो फॉर्म हो गया। और ओपेरिन ने क्या किया, ओपेरिन डेवलप सच एग्रीगेशन इन लैब। और इन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है लैब में एग्रीगेट किया और उसका नाम रखा इन्होंने कोसरवेट। क्या नाम रखा, कोसरवेट। कोसरवेट में क्या क्या चीज़ें थी, प्रोटीन थे, कार्बोहाइड्रेट जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी, यानी इसका एग्रीगेशन ये था। और यहाँ पे कुछ मेटाबॉलिज्म हुई। उसके बाद लिपिड कवरिंग एब्सेंट, यानी यहाँ पे जो इन्होंने कोसरवेट लिया, यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हुई लेकिन लिपिड कवरिंग क्या था, एब्सेंट था, यानी यहाँ पे नो रिप्रोडक्शन, कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ इवॉल्व होगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम है सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने सेम एक्सपेरिमेंट किया, यानी इन्होंने भी ये जो प्रीबायोटिक सूप था इसका एग्रीगेशन लिया, लेकिन फ़र्क बस इतना है, इन्होंने इसको माइक्रोस्फीयर नाम दिया। और इन्होंने किसका एग्रीगेट लिया, लिपिड का एग्रीगेट लिया। तो देखिए, दोनों में याद रखना कि जो ये प्रीबायोटिक सूप था, ओपेरिन ने उसका एग्रीगेशन लिया तो उसका नाम कोसरवेट रखा, और कोसरवेट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का एग्रीगेट लिया इन्होंने। लेकिन जो सिडनी फॉक्स थे इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इन्होंने लिया लिपिड का एग्रीगेट और इसका नाम रखा माइक्रोस्फीयर। तो पूछा जाता है कोसरवेट नाम किसने दिया था, ओपेरिन। माइक्रोस्फीयर नाम किसने दिया था, सिडनी फॉक्स। तो ये जो लिपिड एग्रीगेट था इसमें देखा गया कि कुछ टाइम बाद ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पे बडिंग हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कोसरवेट और माइक्रोस्फीयर, इन दोनों को मिला के हमने बोला कि प्रोटोसेल बना। क्या बना, प्रोटोसेल बना। लेकिन ये जो प्रोटोसेल है इसको हम बोलते हैं नॉन सेलुलर फॉर्म, यानी ये अभी कोई सेल नहीं है। तो ये जो प्रोटोसेल था ये डिवाइडिंग था, और यहाँ पे आरएनए वर्ल्ड बना, हेट्रोट्रॉफ बना,
उसके बाद जो आरएनए था, आरएनए का डीएनए में कन्वर्जन होने लगा। उसके बाद यहाँ पे इवॉल्व हुआ हमारा फर्स्ट सेल। अब ये जो फर्स्ट सेल इवॉल्व हुआ ये कैसा था? डिवाइडिंग इन नेचर, यानी डिवाइड करता था। डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल था। और यहाँ पे ये क्या बना? कीमो हेट्रोट्रॉफ, यानी जो हमारा फर्स्ट सेल बना था वो क्या था? वो था हमारा कीमो हेट्रोट्रॉफ। यानी अभी भी जो फर्स्ट सेल इवॉल्व तो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहला सेल जो बना वो क्या था? तो आप बताएंगे कीमो हेट्रोट्रॉफ बना सबसे पहले। और ये कैसा था? ये था एनएरोबिक, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। उसके बाद ये जो कीमो हेट्रोट्रॉफ था ये चेंज हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ में, लेकिन अभी भी ये कैसा था? एन ऑक्सीजेनिक। फोटो हेट्रोट्रॉफ एन ऑक्सीजेनिक, यानी अभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो कैसा था? अब्सेंट था। तो अब देखिए यहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉफ क्या करते थे? मतलब ये केमिकल के थ्रू अपना भोजन वगैरह बनाते थे। जब धीरे धीरे केमिकल खत्म हो गया तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ में चेंज हो गए, यानी यहाँ पे सन जो था, मतलब सन से लाइट आती थी, पिगमेंट वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब जो फोटो ऑटोट्रॉफ था वो चेंज हो गया, एक तो यहाँ पे ये फोटो ऑटोट्रॉफ एन ऑक्सीजेनिक था। अब हमारा यहाँ पे आता है फोटो ऑटोट्रॉफ ऑक्सीजेनिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफ एन ऑक्सीजेनिक में आता हमारा जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें। और फोटो ऑटोट्रॉफ ऑक्सीजेनिक में आता हमारा साइनोबैक्टीरिया। और ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये जो है O2 प्रोड्यूस करता है। और इस तरह से जब O2 प्रोड्यूस हुआ तब यहाँ पे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो गया? एरोबिक। कैसा हो गया? एरोबिक। तो कुछ इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो वायु आई, ऑक्सीजन आया, और जो है हमारा फोटो ऑटोट्रॉफ बना जो कि ऑक्सीजेनिक था। अब देखिए यहाँ पे समरी एक बार इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमारे जो है ये एब्सेंट थी। ये सब मिलके क्या बनाई? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, दो बार हो गया, मीथेन रहेगा यहाँ पे, CH4 कर लेना, और हाइड्रोजन। उसके बाद एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये सारी चीज़ें बनी। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो था यानी प्रीबायोटिक सूप जो था, कोसरवेट नाम दिया गया ओपेरिन के द्वारा, माइक्रोस्फीयर नाम दिया गया सिडनी फॉक्स के द्वारा। उसके बाद माइक्रोस्फीयर प्लस कोसरवेट मिला के क्या बना यहाँ पे? प्रोटोसेल, जो कि कब बना था? 3 बिलियन ईयर एगो। पूछा जाता है, याद रखना, अगर मिलियन में पूछे तो 3000 मिलियन ईयर एगो, इस बात को जो है याद रखना। उसके बाद जो प्रोटोसेल था यहाँ पे रिप्रोडक्शन, आरएनए वर्ल्ड, ये सब बना। कीमो हेट्रोट्रॉफ बना यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेल, जो कि बना था 2 बिलियन ईयर एगो। और ये कैसा था? ये था एनएरोबिक। और ये जो कीमो हेट्रोट्रॉफ था उसके बाद कीमो ऑटोट्रॉफ, देन यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफ जो कि एन ऑक्सीजेनिक था। उसके बाद यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉफ जो कि ऑक्सीजेनिक था। और उसके बाद जो है हमारा यूकैरियोट्स बना। अब यहाँ पे याद रखिए ये जो मिलर एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो इसका सन, यानी इसका जो डेट है ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंडक्ट कब किया गया था। तो मिलर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था 1953 में, और इसने सपोर्ट किया था केमिकल इवोल्यूशन को। कंडीशन क्या रखी गई थी? यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रखा गया था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया गया, और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बना था? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में यहाँ पे ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन। लेकिन याद रखना ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे नहीं बना था। कभी कभी ऑप्शन में देता है कि अमीनो एसिड में कौन सा अमीनो एसिड बना था या फिर नहीं बना था, तो याद रखना ग्लूटामिक एसिड नहीं बना था। गैसेस में यहाँ पे हम लेते हैं हम, यानी हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, और इनका रेशियो इंपॉर्टेंट है 2:1:2, यानी हम याद करना, हम हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन 2:1:2 का यहाँ पे रेशियो रखा गया था। और ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था 18 डेज तक। उसके बाद सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय अदर साइंटिस्ट
प्रूव्ड फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, पिगमेंट। यानी ये जो मिलर एक्सपेरिमेंट फॉर्म हुआ उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये जो है सिमिलर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उन्होंने बताया, मतलब इनको सपोर्ट किया कि हाँ यहाँ पे अमीनो एसिड बन रहा है, उसके साथ साथ न्यूक्लियोटाइड, शुगर, पिगमेंट सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म हो रही हैं। और ये देखिए मीटियोरॉइड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अर्थ, केमिकल एनालिसिस आल्सो प्रूव सच केमिकल इवोल्यूशन। मतलब जो मीटियोरॉइड है इससे भी ये पता चलता है कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ था, इसको मीटियोरॉइड जो है वो प्रूव करता है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपसे जो पूछे जाते हैं वो है फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल NH3, फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मीथेन, फर्स्ट सेल कीमो ऑटोट्रोफ एनारोबिक, फर्स्ट ऑटोट्रोफ कीमो ऑटोट्रोफ, प्रीबायोटिक सूप नाम दिया गया था हेल्डेन के द्वारा, कोसरवेट नाम दिया गया था ओपेरिन के द्वारा। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुई थी? 4.5 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर एगो या 3000 मिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर एगो या फिर 2000 मिलियन ईयर एगो। तो ये जो है यहाँ से कुछ इस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से हमारा यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के बाद यहाँ पे अर्थ कैसे बना, अर्थ के बाद लाइफ कैसे बना, फर्स्ट सेल इवॉल्व कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ही दिया है। इवोल्यूशन इज स्लो बट कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी इवोल्यूशन जो है ये बहुत ही स्लोली होता है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अगर आप सोचो कि क्या इवोल्यूशन ख़त्म हो चुका, तो बिल्कुल नहीं, अभी भी इवोल्यूशन जो है वो चल रहा है और इवोल्यूशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। यानी ये कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है हमारा इवोल्यूशन। हम अभी जो सब कुछ हो रहा है ये सब भी इवोल्यूशन में ही चल रहा है। ओरिजिन ऑफ लाइफ ये तो हमने देख ही लिया, ये सारे मतलब NCERT में किस तरह से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, ये जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहाँ पे आप जो है देखते हैं ये फादर सोरेस के द्वारा दिया गया, क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, यानी स्पेशल क्रिएशन बोलती है कि कोई सुपर नेचुरल पावर के द्वारा जो है हमारा अर्थ क्रिएट हुआ है, सॉरी मतलब हाँ सारी चीज़ें जो लाइफ है वो इवॉल्व हुई है। अकॉर्डिंग टू बाइबल बोला जाता है कि जो गॉड ने मतलब 6 दिनों के अंदर अंदर में पूरे नेचर को बना दिया गया। और हिंदू इपिक में बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने लाइफ को बनाया है। और ये जो है मतलब इसका ऑब्जेक्शन किया गया और ये बोल के कि इट अपहोल्ड दैट लाइफ इज इम्यूटेबल एंड हैड नॉट चेंज इवर सिंस इट्स ओरिजिन। स्पेशल क्रिएशन थियरी लैक साइंटिफिक एविडेंसेस, यानी इन सब बातों का कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं था, इस वजह से ये सारी की सारी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। और फिर कॉस्मोजोइक या पंचपर्मिया थियरी क्या बोलती है कि किसी भी स्पोर के थ्रू मतलब लाइफ जो है हमारे प्लेनेट पे आया है। ये मतलब एस्ट्रोनॉमर के लिए एक फेवरेट आइडिया है पेंसपर्मिया। उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस या फिर इसी को ऑटोजेनेसिस भी बोला जाता है। ऑटो मीन्स स्वयं, जेनेसिस मीन्स बनना, यानी स्वयं बन जाना। उसके बाद थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, फ्रांसिस रेड्डी एक्सपेरिमेंट, ये सब हम जो है डिस्कस कर ही लिए हैं। लेजारो स्पेलेंजनी, लुइस पास्चर। उसके बाद यहाँ पे नेचुरलिस्टिक थियरी और थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन या फिर इसको कीमोजेनिक बोलते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मतलब बुक में किस तरह से लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये मिलर एक्सपेरिमेंट का मतलब रेशियो वगैरह और ये टेम्परेचर कितना लिया गया, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। कुछ इस तरह से उनका जो है एक्सपेरिमेंट मिलर का किया गया था। यहाँ पे कौन कौन सी गैसेस ली गई थी? मीथेन, अमोनिया, जल और हाइड्रोजन। तो चलिए अब जो है हम यहाँ पे
अपने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे इसका एविडेंसेस पढ़ेंगे कि मतलब लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, ह्यूगो डी व्रीज, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एविडेंसेस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक देना मत भूलना, अदरवाइज मैं वीडियो कोई भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हैं पर फीडबैक नहीं देते हैं। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।